नमस्कार दोस्तों। डीडीए ने इस बार 3 अलग-अलग हाउसिंग स्कीम निकाली है, अलग-अलग वर्गों के लिए। जो सबसे पहली हाउसिंग स्कीम है डीडीए सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, फिर मध्य वर्गीय हाउसिंग स्कीम, फिर द्वारका हाउसिंग स्कीम जो कि बेसिकली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लिए टारगेटेड है। इन तीनों हाउसिंग स्कीम के बारे में मैं अलग-अलग वीडियो के माध्यम से बात करता रहूँगा। आज मैं सिर्फ सबसे सस्ता घर स्कीम पर बात करूंगा, तो जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे बाकी 2 स्कीम्स पर होंगे। तो उसे मिस ना करने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं ये वीडियो पब्लिश करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। मैंने डीडीए को लेकर के जो पिछले साल की स्कीम थी दिवाली हाउसिंग स्कीम, उसमें भी बात किया था, बट ये जो लो इनकम ग्रुप और ईडब्ल्यूएस वाली यूनिट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा टच नहीं किया था। रीज़न बीइंग आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ अगर फ्लैट्स हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं नरेला में, रोहिणी के सेक्टर 34-35 में, कुछ लोकनायकपुरम में और कुछ जहांगीरपुरी रामगढ़ करके कॉलोनी है डीडीए की, वहाँ पर ऑफ़र किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैट्स हैं 34,000 के आसपास और यूनिट के जो ऑप्शन स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन 12 लाख से लेकर के 26 लाख तक के होते हैं। तो प्राइस पॉइंट काफ़ी लुक्रेटिव है, बट दिल्ली जैसे शहर के लिए अगर बात करें तो। बट जो इस स्कीम का नाम डीडीए ने डिसाइड किया है सबसे सस्ता घर, राइट? तो ये जो सस्ता वर्ड है, दिस इज़ लाइक किलिंग मी। इस तरीके के नाम हमें नहीं रखने चाहिए। अफोर्डेबल इज़ अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पर आपको कम वैल्यू में, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफर की जाती है। सस्ती चीज़, चीप चीज़ को टैग करना इस तरीके से इसकी वैल्यूएशन पर बिल्कुल इम्पैक्ट डालता है। ये चीज़ सस्ते के बजाय अफोर्डेबल के नाम से ट्रेड की जानी चाहिए थी। हमारे पास जो टाटा नैनो है, सबसे सस्ती कार, चीप कार, इस तरीके के टैग की वजह से हमने एक बहुत बेहतरीन कार ऑलरेडी खो दी है। और इस तरीके के स्कीम्स भी हमें आने वाले टाइम में फेलियर्स ही दिखेंगे, क्योंकि लगभग इतने ही यूनिट्स पिछली साल डीडीए ने निकाले थे, इस साल भी निकाले हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि वो अगले साल भी निकालेंगे। क्योंकि जो ऑप्शंस हैं, स्पेशली अगर नरेला और रोहिणी की मैं बात करूं, नरेला में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। नरेला जब डेवलप होना शुरू हुआ था 2008 में, जब डीडीए ने सबसे पहली बार बताया था कि वहाँ पर वो डेवलप करने जा रहे हैं हाउसिंग, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ का भी ऑप्शन था, क्योंकि जो लोग उधर आसपास काम करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ से कुछ इंडस्ट्रीज़ उठ करके दिल्ली के बॉर्डर में और आउटर वाली साइड के सबब्स में जानी थी। बट जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है और आम आदमी की सरकार आई है, राइट, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से फ्रीबीज बंटने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तो दिल्ली का जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए था, जो यहाँ के लोकल्स हैं या जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको जो जॉब्स वगैरह हैं, एक अच्छी जॉब अगर कहें 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास वाली जॉब, इस तरीके की जॉब प्रोवाइड करने में फेल रही है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फ्रीबीज पर फोकस किया है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे अगर मैं नरेला को देखूं, अगर मैं बहुत दुखी होता हूं नरेला में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर, इस चाहत में कि कल को वहाँ पर कुछ डेवलप हो जाएगा तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बट इंडस्ट्रीज़ के नाम पर कुछ नहीं है। मेट्रो कनेक्ट होने वाली थी, मेट्रो भी आज तक कनेक्टेड नहीं है। सेम गोज़ विद रोहिणी सेक्टर 34 और 35। तो इस तरीके की चीज़ें आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट अब नंबर्स के साथ खेलेगी कि हम 34,000 के आसपास, 35,000, 40,000 फ्लैट्स ले आ रहे हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या लो इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं पीएम आवास योजना के तहत कि सबको घर दिलाना इस सरकार का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। बट गवर्नमेंट ने अभी तक जो इस इनकम ग्रुप के लोग हैं उनकी क्या असली रिक्वायरमेंट है, इस पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ और मैं डीडीए की भी बात कर रहा हूँ। अगर कोई नरेला में रहता है, एलआईजी अगर वो अफोर्ड कर सकता है, तो मैं ईजिली मान सकता हूँ कि वो 25 से 30 हज़ार, इवन 35 से 40 हज़ार तक अर्न करता होगा मंथली, राइट?
अब अगर उसे सेंट्रल दिल्ली आना है तो वो कैसे आए? मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, क्या वो बाइक से लेकर के सबसे पहले येलो लाइन पर आए, फिर वहाँ से वो आगे जाए? तो इस तरीके के इनकन्वीनियंसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे लोगों को लगता है कि क्यों ना हम अर्बन विलेजेस में ही रह लें, भले ही वहाँ पर पानी का इशू हो, बहुत नैरो गलियाँ हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो बाहर निकलते हैं, एक ऑटो रिक्शा करते हैं, ई रिक्शा करते हैं, मेट्रो तक जाते हैं, वहाँ मेट्रो से ऊपर चढ़ करके अपने गंतव्य स्थल पर, अपने ऑफिस पर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रोहिणी और नरेला वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट का इनिशियल प्लान था वहाँ पर ये चीज़ें डेवलप करने का, इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करने का, उनका कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। और गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पर ध्यान नहीं दे रही कि लोगों की क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें, कई बार लोगों का ये भी कहना था कि हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत कुछ भी नहीं आ रहा, और यहाँ पर 25 लाख रुपए में लोकनायकपुरम में, आपका जहांगीरपुरी में, और रोहिणी के सेक्टर 34-35 में, नरेला में इस तरीके के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो क्या हमें ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो भी स्कीम है वो चीप लोगों को ही अट्रैक्ट करती है, और आप चीप लोगों से घिरे होकर के उस जगह पर अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। पहले हमारी कुछ लिमिटेशंस थी, इतने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे पैसा बनाने के लिए, जिसकी वजह से 1980s में बहुत ज़्यादा लोगों ने डीडीए के हाउसिंग स्कीम में उस टाइम पर फ्लैट्स वगैरह में इन्वेस्ट किया, और आज वो अच्छे पैसे पर बैठे हुए हैं। बट उस टाइम पर स्टॉक्स लेना इतना आसान नहीं था, शायद डीडीए की अपार्टमेंट्स लेना ज़्यादा आसान था, राइट? तो आज के डेट में आप बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं रादर देन अट्रैक्टिंग चीप पीपल अराउंड यू। और एलआईजीज़ वगैरह में, जो कि 25-26 लाख रुपए के आसपास की एलआईजीज़ हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4 से 5 सालों में आप 8 से 9%, या मैं कहूँ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकें, राइट? तो इतनी बुरी हाल होने वाली है इन फ्लैट्स की, और यही वजह भी रहा है कि ये फ्लैट्स बिके नहीं हैं। बट फिर भी अगर आपको घर चाहिए रहने के लिए, आप दिल्ली में काम करते हैं, इस वाले जिस सेक्शन में आते हैं आप उसके लिए टारगेटेड हैं, तो किस तरीके के फ्लैट्स आपको देखने चाहिए? जो मुझे सबसे बढ़िया ऑप्शन लगा है वो लोकनायकपुरम का लगा है, जो कि तकरीबन 44 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया है, गज के आसपास का एरिया है, और उसका जो कॉस्ट आती है 26 लाख रुपए के आसपास की कॉस्ट आती है। वहाँ पर किचन अलग से निकल करके आता है, एक बेडरूम अलग से निकल करके आता है, और एक ठीक ठाक साइज़ का हॉल भी है। और जो लोकनायकपुरम की जो सबसे प्लस पॉइंट है, वहाँ से UER2 की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है, और आप एक ई रिक्शा लेकर के जो ग्रीन लाइन है, बहादुरगढ़ वाली लाइन है, वहाँ पर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, हार्डली 5 मिनट लगने वाला है। तो फिर भी वो देखा जा सकता है अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं। जहांगीरपुरी में जो इन्होंने LIG के लिए निकाला है, वो LIG नहीं, एक्चुअली EWS की यूनिट्स के लायक है। एक अलग से किचन भी नहीं है, एक मल्टीपर्पज़ रूम और एक बेडरूम देने की कोशिश की है। एक्चुअली आप वहाँ पर खाना कहाँ बनाएं, वो यही नहीं समझ में आएगा। प्रॉपर किचन नहीं निकल करके आई है उसमें। हम अमीर हों गरीब हों, हमारी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खाना बनाने की ही है, राइट? तो खाना बनाने के लिए सबको एटलीस्ट एक जगह चाहिए, एटलीस्ट 8x7 का, 6x4 का, इतना तो चाहिए ही चाहिए। एक स्लैब दे देना आई डोंट थिंक कि काफ़ी बेहतर है। अगर वो हॉल में स्लैब होता, इट्स से 16x20 का एरिया है, इवन 12x20 का एरिया है, वहाँ पर स्लैब होता, जैसे कि आजकल हम देखते हैं ओपन किचन का कॉन्सेप्ट बहुत चलता आ रहा है। बट वैसा नहीं है। 10x10 के कमरे में आपने किचन देने की कोशिश की है, तो वो EWS की तरफ टारगेट करता तो ज़्यादा अच्छा होता। DDA ने कहीं ना कहीं जो बायर्स की नर्व्स है, स्पेशली इस सेक्शन के बायर्स की नर्व्स है, वो नहीं पकड़ पाए हैं। एक्चुअली कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, आज मैं DDA को यहाँ पर कंसल्ट करने नहीं आया हूँ, बट अगर आप DDA के अधिकारी हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम जैसे कंसल्टेंट्स को फ़ी ओनली बेसिस पर बिल्कुल आप रीच कर सकते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स को कैसे पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन के माध्यम से फैलाया जाए, मार्केटिंग की जाए, जिससे कि आप एक्चुअल जो बायर्स हैं उनको उन तक रीच कर पाएँ, उन तक अपना प्रोडक्ट मार्केट कर पाएँ। जो सबसे पहली गलती मैंने बताया, सस्ता घर, इट इज़ लाइक साउंडिंग लाइक चीप, यहाँ पर तो हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, राइट?
तो बट फिर भी मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया। आई नो कि 26 लाख के आसपास ऑप्शंस काफ़ी कम हैं आज दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करें, जहाँ पर कोई चीज़ साफ़ सुथरी हो, रजिस्ट्री होती हो, या अगर आप कुछ बिल्डर फ्लोर्स वगैरह देखें तो शायद इस रेंज में आपको मिल जाएगा। बट वहाँ का काम थोड़ा सा ठीक नहीं होता, जैसा कि हम सभी जानते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जीपीए वगैरह पर चल रही हैं, 2 BHK जो या इवन 1 BHK निकल करके आते हैं, ऑप्शंस 20-22 लाख रुपए में मिल जाते हैं। बट ये चीज़ें मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री बीज ऑफर करके अपना खुद का नुकसान किया है, आई नो कि कुछ रिवर्ट हुए हैं उनके डिसीजंस, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट किए हैं। बट जिस तरीके से फ्री बीज बांटा है उसे दिल्ली एटलीस्ट इन लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी तकरीबन 10 से 15 साल पीछे जा चुकी है। गवर्नमेंट इसको करेक्ट कहाँ पर कर सकती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टच करूँ, देखिए जब आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई ऑफ़र देते हैं या टैक्सेशन में रिलीफ देते हैं, तो वो हो सकता है कि अपनी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर ले, अपना प्रॉफिट और बना करके अपने आप को डेट फ्री करके इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करे। या आप जब टैक्सेशन रिलीफ दे रहे हैं तो विद द टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं कि आपको एक्सपेंड करना होगा अपनी जो सर्विसेज हैं, या एटलीस्ट इतनी जॉब्स क्रिएट करनी होंगी टू क्लेम दैट बेनिफिट। हमने रिसेंटली देखा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन रिड्यूस किया फ्रॉम 30% टू 25%, इस तरह के क्लॉज नहीं रखे, तो लोगों ने जो कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, राइट। तो इस तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ को हम देंगे तो फिर भी हम एक पावरफुल मैन के हाथ में या पावरफुल एंटिटी के हाथ में एक पैसा दे रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन हम फिर भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सही जगह हो सकता है। बट ऐसी चीज़ें अगर हम नॉर्मल जनता को दे दें, राइट, सिटीजन्स को दे दें, तो वो कहीं ना कहीं और चीप सर्विसेज, चीप लोग ही अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमने रिसेंटली देखा कि दिल्ली में पिछले 5 से 7 सालों में, 10 सालों में क्या होता आया है। अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो आई एम डैम श्योर कि हमारा रोहिणी का और नरेला में कुछ ना कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज़ होती, यूआर वगैरह काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होता। दिल्ली की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हुई है, राइट। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, आपको लोकनायकपुरम में जो 1 BHKs हैं, LIGs हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी है, यूआर वगैरह, उसकी मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी वगैरह फिर भी ठीक है बाकियों से अगर कंपेयर करें तो। और बाकी जो हैं उनको तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। मैं मध्यम वर्गीय योजना और जो द्वारका हाउसिंग स्कीम है उस पर भी जल्द ही वीडियो लाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसे बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप में इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि मेरे क्या थॉट्स हैं, आप क्या समझते हैं इस वीडियो से, और LIGs को लेकर के आप क्या क्या थॉट प्रोसेस है, DDA को लेकर के दिल्ली में जो आजकल चल रहा है और पिछले 5-7 सालों में होता आया है, इसको ज़रूर लिखें आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। और 2023 वाली दिवाली हाउसिंग स्कीम की भी कुछ वीडियोस हैं, प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस प्रोवाइडेड बाय DDA। थैंक यू।